नमस्कार दोस्तों, स्टोरी वर्ल्ड चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी है मुखिया कौन। आइए सुनते हैं कहानी। घर के बाहर टैक्सी आकर रुकी थी। अनु ने बाहर जाकर देखा तो लता जी टैक्सी के बाहर निकलकर इंतजार कर रही थी कि घर में से कोई तो उन्हें लेने आए। लेकिन घर में बेटा सूरज, बहू अनु दोनों मौजूद थे, पर किसी ने भी बाहर आने की जहमत नहीं उठाई। इतने में सूरज ने अनु से पूछा, कौन है? और कौन होगा, तुम्हारी माँ है, कहकर वो दरवाज़ा खुला छोड़कर वापस अपने काम में लग गई। इधर सूरज ने भी ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया और अपना आईपीएल देखने में तल्लीन हो गया, जिसके लिए आज उसने छुट्टी ली थी। कुछ देर बाद लता जी इंतज़ार करती रही, पर टैक्सी वाले को तो वापस जाना था। उसने लता जी को टोका तो टैक्सी वाले को कहकर उन्होंने अपना सामान घर के दरवाजे तक रखवा दिया और उसे पैसे देकर घर में आ गई। लता जी पहले से ही काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। जैसे तैसे कदम बढ़ाती हुई घर में प्रवेश किया। लता जी ने सूरज और अनु दोनों की तरफ देखा, लेकिन दोनों ने ही उनकी तरफ देखने की जहमत नहीं उठाई। दोनों की ऐसी बेरुखी देखकर उनका दिल रोने को हुआ। जैसे तैसे अपने कमरे की तरफ जाने लगी कि इतने में अनु बोली, अरे उधर कहाँ जा रही हैं माँ जी? अब वो आपका कमरा नहीं है, आपका सामान यहाँ स्टोर रूम में रख दिया है। वो एक पल के लिए वहीं खड़ी अनु की तरफ देखती रही, पर कुछ बोल न पाई। बस आंखों में आंसू आ गए। अनु ने धीरे से सूरज के हाथों पर चिकोटी मारी और इशारे से उसे माँ से कहने को कहा। तब सूरज ने माँ की तरफ देखते हुए बड़ी बेफिक्री से कहा, अब आपको बड़े कमरे की क्या ज़रूरत है माँ? पहले तो चलो पापा थे, पर अब तो वो भी नहीं है, और वैसे भी अब आपको पोता या पोती होने वाला है तो बड़े कमरे की ज़रूरत तो हमें पड़ेगी ना। इसलिए आपका सामान स्टोर रूम में शिफ्ट कर दिया है। वैसे भी बड़ा कमरा तो घर के मुखिया का होता है, और अब पापा के जाने के बाद इस घर का मुखिया मैं ही तो हूँ। मुखिया? लता जी के मुंह से सिर्फ इतना ही निकला तो सूरज बोला, और नहीं तो क्या, अब मैं घर के खर्चे करूँगा तो मैं ही मुखिया, और आप सबको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। लता जी की आंखों में अभी भी आंसू थे। उन्होंने स्टोर रूम के पास बने छोटे कमरे की तरफ देखा तो सूरज कहने लगा, वो क्या है ना माँ, अनु की डिलीवरी के लिए उसकी बहन आ रही है। उसे परेशानी ना हो तो इसी कारण वो रूम उसके लिए रखा है, और गेस्ट रूम में तो आपको पता है मेहमान रहते हैं। अब वो कोई मेहमान थोड़ी ना है, वो तो घर की ही है। कल को बच्चा होगा, कोई प्रोग्राम करेंगे और कोई मेहमान आए तो उनके लिए वो रूम तो रखना पड़ेगा ना, इसलिए गेस्ट रूम को हाथ भी नहीं लगाया। सूरज की बात सुनकर जैसे लता जी के पैरों को किसी ने जंजीरों से बांध दिया हो, पर स्टोर रूम की तरफ बढ़ ही नहीं रहे थे। जैसे तैसे एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि सूरज बोला, अरे माँ, अपना सामान भी तो लेती जाओ और दरवाज़ा बंद कर दो, और आपको कुछ खाना पीना हो तो रसोई से ले लेना। लता जी जैसे तैसे वापस दरवाजे पर आई और अपना सामान को घसीटते हुए रूम में ले गई, और रूम में आकर देखा तो एक चारपाई बिछी हुई थी। उनके शादी के समय की पुरानी गोदरेज रखी हुई थी, और वो पुराना टेबल रखा हुआ था जिसे लता जी ने कई बार बेचने की कोशिश की, पर उनके पति महेश जी ने उसे बेचने नहीं दिया। कहते थे, अरे खराब थोड़ी ना हुआ है, क्या पता कब काम में आ जाए। पर ये नहीं पता था कि ये टेबल लता जी के ही काम में आएगी। आंखों में आंसू लिए वो चारपाई पर बैठ गई। अभी 2 महीने पहले तक तो सब ठीक था। बेटे बहू पिता के डर से ही सही सेवा तो करते थे। घर में हंसी खुशी का माहौल रहता था। एक दिन महेश जी ने अपने पैतृक गांव जाने की जिद की तो लता जी ने मना कर दिया। रहने दो, बहू का छठा महीना है, ऐसे में उसे छोड़कर जाना अच्छी बात नहीं। पर सूरज और अनु के समझाने पर वो उनके साथ गांव चली गई। वहां पर जेठ जेठानी, देवर देवरानी सबका परिवार था। वहां जाने के कुछ दिन बाद ही उनकी तबीयत बिगड़ गई और कुछ ही घंटों में उन्होंने दम तोड़ दिया। सब कुछ जैसे वहीं रुक गया। उनका अंतिम संस्कार भी वहीं पैतृक गांव में हुआ था। 15 दिन के कार्यक्रम होने के बाद सूरज और अनु तो वापस आ गए, लेकिन लता जी को उनके जेठ जेठानी ने वहीं रख लिया था, ये कहकर कि 1.25 महीने बाद ही अपनी जगह छोड़ना। आज 1.25 महीने बाद वो गांव से लौटी थी, वो भी अकेले।
वहाँ तो पूरा परिवार स्टेशन पर छोड़ने आया था, पर यहाँ सूरज स्टेशन तक लेने नहीं आया। कह रहा था कि बहुत ज़रूरी काम है, पर यहाँ मैच देख रहा था। और तो और यहाँ घर का सारा सिस्टम ही बदल चुका था। इतनी जल्दी बेटे बहू मुंह मोड़ लेंगे, इसका तो बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं था। उन्हें सीधा स्टोर रूम में ही पहुँचा दिया। अभी लता जी ये सब सोच ही रही थी कि इतने में बाहर शोर सुनाई दिया। जाकर देखा तो लता जी के लिए ना उठने वाले बेटे बहू बाहर अनु के मायके वालों का स्वागत कर रहे थे। लता जी को इतनी देर हो गई घर में आए हुए, किसी ने एक गिलास पानी तक नहीं पूछा। वहीं बहू के मायके वालों के लिए बेटा रसोई में जाकर खुद पानी का ट्रे सजा कर ले आया। इतने लोगों के बीच अपने आप को अकेला महसूस करती हुई लता जी वापस उस कमरे में आ गई। 2 घंटे तक उसी कमरे में बैठी रही, लेकिन ना कोई चाय ना कोई नाश्ता खाना, कुछ भी नहीं। 2 घंटे बाद लगा कि अनु के मायके वाले वापस जा चुके हैं। शायद वो उसकी बहन और मम्मी को छोड़ने आए थे, क्योंकि वो दोनों भी अब घर में मौजूद थी। उन्हीं की आवाज़ बाहर से आ रही थी। अब लता जी को भूख का एहसास हो रहा था। आखिर वो खुद ही उठी और रसोई घर में गई। रसोई में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, खाना भी बाहर से मंगवाया था। वो झूठे बर्तन ये सब बता रहे थे। इतने में अनु रसोई में आई। क्या ढूंढ रही हैं माँ जी? देखिए, खाना तो बचा ही नहीं, और मुझे याद भी नहीं रहा कि आपके लिए खाना रखना था। अब आप दूध बिस्किट खा लीजिए या फिर अपने लिए कुछ बना लीजिए। मेरी अब हिम्मत नहीं है खाना बनाने की। ये कहकर अनु रसोई के बाहर आ गई। लता जी की भी हिम्मत नहीं थी खाना बनाने की। एक तो 1.25 महीने पहले का गम अभी तक दिल से गया नहीं था। अपने किसी प्रिय की मौत तो वैसे भी हिम्मत तोड़ देती है, फिर ये तो उनके पति थे। ऊपर से ट्रेन का सफ़र थका देने वाला था। हिम्मत होती भी कहाँ से? वो अपने लिए एक गिलास पानी लेकर वापस कमरे में आ गई। थोड़ी देर बैठकर सोचने लगी। फिर याद आया कि वहाँ से निकलते समय देवरानी ने खाना पैक करके दिया था, जिसमें से उन्होंने सिर्फ 2 रोटी ही खाई थी। बैग में से खाना निकाला, देखा तो सब्जी खराब हो चुकी थी, पर रोटियां सही सलामत थी। उन बची रोटियों से अपना पेट भरकर लता जी चारपाई पर लेट गई। काफ़ी देर तक वो करवटें बदलती रही। आखिरकार करवट बदलते बदलते आंखों में आंसू लिए देर रात तक उन्हें नींद नहीं आई। इस कारण से सुबह नींद देर से खुली। उठकर बाहर आई तो देखा सब हंस बोलकर चाय नाश्ता कर रहे हैं। सबकी प्लेट में गर्मा गर्म पोहे और जलेबी नजर आ रहे थे। लता जी को देखते ही सब चुप हो गए। इतने में सूरज बोला, माँ आप अपने कमरे में बैठिए, आपका नाश्ता मैं कमरे में ही लाकर आता हूँ। उनकी बात सुनकर लता जी वापस कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद सूरज चाय नाश्ता लेकर कमरे में आया और लता जी को देखकर बोला, माँ ये नाश्ता कर लो, और भगवान के लिए जहाँ तक हो सके आप अपने कमरे में ही रहो। लता जी हैरानी से सूरज की तरफ देखने लगी। उनके प्रश्नों को भांपते हुए सूरज बोला, देखो माँ, मुझे पता है कि आपको पापा के जाने का बहुत दुख है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। उनकी तो उम्र हो गई थी, इसलिए वो चले गए। लेकिन आप यूं दुखी चेहरा लेकर बार बार अनु के सामने आओगी तो होने वाले बच्चे पर गलत असर पड़ेगा। इसलिए कह रहा हूँ, आप अंदर ही रहो। और वैसे भी सब लोग कहते हैं कि एक विधवा। कहते कहते सूरज एकदम से रुक गया और वापस बाहर चला गया। लता जी सूरज की बात सुनकर बिल्कुल हैरान हो गई। अब तो उनका दिल जोर जोर से रो रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके बेटे में दिल है या पत्थर। वो अपनी माँ के लिए ऐसा कैसे सोच सकता है? उसकी माँ विधवा है तो उसका साया वो अपनी पत्नी और होने वाले बच्चे पर नहीं पड़ने देना चाहता था। अभी 2 दिन में उसने मुझे इतना कुछ दिखा दिया तो ये तो मेरी जिंदगी नरक बना देगा। ये सोचकर लता जी से चाय नाश्ता भी नहीं करते बना। उनकी रुलाई फूट पड़ी। वो इतनी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, पर उन्हें चुप कराने के लिए कोई भी कमरे में नहीं आया। आखिरकार काफ़ी देर तक रो लेने के बाद वो खुद ही थक हार कर चुप हो गई। अपने पल्लू से अपनी आंखें पोंछते हुए बैठ गई। आखिर काफ़ी देर तक मौन रहने के बाद लता जी एक निर्णय पर पहुंची। रात को जब सूरज अपने ऑफिस से वापस घर आया, उसके बाद बाहर वाले कमरे में बैठकर सब लोग हंसी मजाक कर रहे थे।
उस समय लता जी भी उस कमरे में आ गई और वहीं सोफे पर आकर बैठ गई। उनके आते ही सब लोग चुप हो गए, जबकि सूरज ने घूर कर लता जी को देखा, जैसे कह रहा हो कि सुबह समझाया था ना, फिर यहाँ क्यों आई हो। लेकिन लता जी चुपचाप सूरज की तरफ देख रही थी। आखिर सूरज को बोलना ही पड़ा, माँ आपको सुबह समझाया था ना, फिर क्यों आई हो आप बाहर, कहा था ना आपको साया मेरे बच्चे के लिए ठीक नहीं है। लता जी ने उसको मुस्कुराकर कहा, हाँ याद है, तूने कहा था कि मेरा साया तेरे बच्चे के लिए ठीक नहीं है क्योंकि मैं विधवा हूँ। पर बेटा, जब मेरा साया तेरी पत्नी और बच्चे पर ठीक नहीं तो अपनी पत्नी को यहाँ से लेकर तू कहीं और चले जा। लता जी की बात सुनकर सूरज भड़क गया, मैं क्यों घर छोड़कर जाऊँगा। अब घर का मुखिया मैं हूँ और आप इस तरह से मुझे बात नहीं कर सकती। मुखिया? मुखिया जी, आपको बता दूं कि ये घर मेरे नाम पर है, तो किस खुशी में आप घर के मुखिया बनने को तैयार हो गए। तभी अनु बोली, माँ जी आपको बता दें कि अब घर के सारे खर्चे ये उठाते हैं। आपके बस की बात नहीं है आटे दाल के लिए पैसे कमाना। अब तो लता जी खड़े होते हुए बोली, अच्छा उसकी चिंता तू मत कर, वैसे भी तेरे पति के हाथ के आटे दाल मैंने नहीं खाए। जब तक मेरे पति थे उन्होंने घर का खर्चा दिया था। उनकी जब मौत हुई तब मैं गांव में ही थी और जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से मैंने तुम्हारे घर का तो कुछ खाया नहीं, इसलिए मुझे आटे दाल का धौंस मत देना। मैं अपने आटे दाल का बंदोबस्त खुद कर लूँगी, तुम लोग अपना बंदोबस्त कहीं और कर लो। लता जी का साफ रुख देखकर अब तो अनु की मम्मी भी बोली, अरे समधन जी, आप तो बच्चों की बात को दिल पर ले रही हो। बच्चे ही तो हैं, माफ़ कर दो, माफ़ कीजिएगा समधन जी, ये बच्चे नहीं हैं, बच्चे के माँ बाप बनने वाले हैं। और उस समय आप क्यों नहीं बोली जब ये मेरे साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे थे। आप भी तो कल से ही घर में है ना। मुझे कुछ नहीं सुनना, अपनी बेटी और दामाद से कहिए अपना बंदोबस्त कहीं और कर ले, मैं अब इन्हें इस घर में नहीं रहने दूंगी। लता जी ने समधन के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा। आखिर सबके समझाने के बाद लता जी झुकने को तैयार नहीं थी। काफ़ी देर बाद फिर ये निर्णय निकला कि अनु को उसकी मम्मी मायके ले जाएगी और वहीं उसकी डिलीवरी करवाएगी। उस दौरान सूरज यहाँ घर का बंदोबस्त कर लेगा और अगर बंदोबस्त नहीं कर पाता है तो तब तक यहाँ का किराया देना पड़ेगा। दोस्तों, एक माँ को विधवा कहने वाले बेटे को माँ ने सही सबक सिखाया। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।